हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 6 सितंबर के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरीडे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 6 सितंबर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जन्मदिन से, जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने विशेष रूप से हमारे भारतवर्ष में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उन्हीं के बारे में हम बातें कवर करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा, नाम है इनका लवप्रीत सिंह। लवप्रीत सिंह जो हमारे भारत के बड़े ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, इनका आज जन्मदिन है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था पंजाब में। 6 सितंबर 1997 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ? अमृतसर में। अमृतसर। और ये हमारे भारतीय पंजाब में आता है। जब हम बात करें इनके बारे में, ये हमारे भारत के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आप ये बताइएगा, विश्व प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी लवप्रीत सिंह रिक्त स्थान से संबंधित हैं। जल्दी से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा भारोत्तोलन तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हमारे भारत के ये वेट लिफ्टिंग गेम से संबंधित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया है उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। यहां पर आप फोटोज देख सकते हैं, ये वेट उठा रहे हैं और इन्होंने 2022 में कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना। यानी कि क्या जीता था, इंग्लिश में कहें तो ब्रोंज मेडल जीता था। कौन से गेम्स में? कॉमनवेल्थ गेम में। और जैसे कि बात करें इनको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? राष्ट्रमंडल के खेल हम बोलते हैं। तो ये कहाँ पे हुए थे 2022 में? तो बर्मिंघम में हुए थे। बर्मिंघम कहाँ पर है? यूके में है। तो वहां पर उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। उससे पहले की बात करें तो 2017 में कॉमनवेल्थ गेम्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2017 में। और 2021 में सेम चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो इस प्रकार के हमारे बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं लवप्रीत सिंह, भारतीय वेट लिफ्टर हैं ये। इनका आज जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। अब चलो हम चलेंगे उनके बारे में जानने के लिए जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिनकी आज जयंती है। इनके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, इनका नाम दलीप सिंह है। दलीप सिंह के बारे में आपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं। 6 सितंबर 1838 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर? लाहौर में। और उस समय आपको पता है ये हमारा जो लाहौर था हमारे भारत में ही आता था। अब ये कहां पर आता है? पाकिस्तान में, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी, है ना। तो 1893 में इनकी मृत्यु हुई थी 22 अक्टूबर को। कहाँ पे? पेरिस में। और ये पेरिस कहाँ पर है?
फ्रांस में है। अब जैसे बात करें दिलीप सिंह, इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। महाराजा रणजीत सिंह का नाम आपने जरूर सुना होगा। महाराजा रणजीत सिंह के ये बेटे थे, ठीक है ना। और इनकी माँ का क्या नाम था? इनकी माँ का नाम था रानी जिंदा। तो रानी जिंदा की कोख से पैदा हुए दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र माने जाते हैं ये। और ऐसा कहा जाता है कि इनको 1843 में नाबालिग अवस्था में ही इनकी मां के द्वारा राज सिंहासन पर बिठा दिया गया था, क्योंकि इनके पिता महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार। और वैसे भी आप हिस्ट्री से संबंधित आप बातें चेक कर सकते हैं। तो इनके पिता जो थे महाराजा रणजीत सिंह, उनको हम शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं, जो कि 1801 से लेकर 1839 तक गद्दी पर रहे थे। तो इनके पिता के बारे में आपको पता है, एक संधि बड़ी प्रसिद्ध है जिसे हम अमृतसर की संधि कहते हैं। तो जल्दी से आप बताओ, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को किसके बीच अमृतसर की संधि हुई थी? जल्दी से बताइएगा। एक पॉइंट तो आपको पता ही होगा, महाराजा रणजीत सिंह सिखों की तरफ से इस संधि में शामिल हुए थे। 1801 से लेकर 1839 तक का कार्यकाल माना जाता है महाराजा रणजीत सिंह का। जब इन्होंने अंग्रेजों के साथ अमृत की संधि की थी, तो अंग्रेजों की तरफ से मध्यस्थता करने के लिए कौन आया हुआ था? मेंटकोफ आया हुआ था। चार्ल्स मेंटकोफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में ये संधि हुई थी। अब जैसे बात करें इसमें क्या क्या देखने को मिला इस संधि के तहत, तो इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने सतलुज नदी के उत्तर में अपने क्षेत्रीय लाभ को मजबूत किया था। और इस संधि के बाद कश्मीर में डोगरा शासन की शुरुआत हुई थी। तो यहां से ये बात प्रारंभ होती है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि जब ये 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, उस समय ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो उस समय नाम किसका आता है? तो गवर्नर जनरल था, जो क्या नाम था उसका आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड मिंटो प्रथम था। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय ये संधि हुई। लेकिन मिंटो प्रथम के समय मध्यस्थता करने के लिए कौन गए थे इस संधि में? चार्ल्स मेंटकॉफ गए थे। लेकिन मिंटो प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक का माना जाता है? 1807 से लेकर 1813 तक का माना जाता है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? फिर जैसे मैं आपको बता रहा था कि महाराजा रणजीत सिंह 1801 से 1839 तक गद्दी पर रहे। उसके बाद में इनके जो छोटे बेटे हैं उनको नाबालिग अवस्था में इनकी मां के द्वारा बिठाया गया था 1843 के आसपास में। और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिखों और अंग्रेजों के दो युद्ध हुए थे, जिसे हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां पर ये देख सकते हैं, ये है महाराजा दिलीप सिंह की फोटो, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के बेटे थे ये। अब मैंने आपको दो युद्धों के बारे में बताया है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा? दो युद्ध हुए थे, और अगर आपने लिखा होगा ना 1848-49, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845-46 की बात है ये। तो 1845-46 में पहला युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिखों के बीच में। 1848-49 में दूसरा युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिखों के बीच में। जब हम पहले आंग्ल सिख युद्ध की बात कर रहे होते हैं, उस समय आपको थोड़ा सा बता दें, ये युद्ध पंजाब के फिरोजपुर जिले के आसपास लड़ा गया था। इस युद्ध में सिख साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा और आंशिक रूप से यह ब्रिटिश अधीनता में आ गया था। पूर्णतः नहीं था, लेकिन हम आंशिक रूप से कहेंगे, ठीक है। और जम्मू और कश्मीर को अलग रियासत के रूप में ब्रिटिश आधिपत्य में दे दिया गया था। फिर जब हम बात करते हैं दूसरे आंग्ल सिख युद्ध की,
ये जो युद्ध था इसमें पूर्णतः पंजाब जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। पंजाब पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो गया था। यह क्षेत्र बाद में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जब आपसे पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उस समय राजा कौन थे, तो यही थे जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, महाराजा दिलीप सिंह, है ना। तो सतलुज नदी के क्षेत्र के आसपास ये लड़ा गया था युद्ध। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ उस समय भी कौन थे यहाँ पर, दिलीप सिंह ही थे। तो इस प्रकार आपको ये कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जब आंग्ल सिख युद्ध हुए, चाहे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें चाहे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें, उस समय कौन से ब्रिटिश अधिकारी यहां पर आए हुए थे। बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा इसमें मुश्किल आपको नहीं होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं, कमेंट में बता दीजिए अगर याद हो तो, वरना चलो मैं बता देता हूं। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट का टाइम पीरियड चल रहा था जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, और इस हार्डिंग का समय कब से कब तक का माना जाता है, 1844 से लेकर 1848 तक का माना जाता है। वहीं जब हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें उस समय कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था यहाँ पर, लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड चल रहा था। और डलहौजी का टाइम पीरियड कब से कब तक का माना जाता है, 1848 से 1856 तक का माना जाता है। ये वही डलहौजी है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है, व्यक्तिगत का सिद्धांत लेकर आया था, है ना। इसी के समय 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी। पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी इसी डलहौजी के समय में हुई थी। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलो हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे, इनका क्या नाम है। तो चलो थोड़ा सा पहले आप एक क्वेश्चन बता दीजिए। नाम है इनका शरत चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शरत चंद्र बोस जानकी नाथ बोस के बेटे और सुभाष चंद्र बोस के रिक्त स्थान थे। जल्दी से आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। क्या आएगा इसमें, शरत चंद्र बोस। ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे। तो ये क्या थे, ये भाई थे सुभाष चंद्र बोस के। जैसे आपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुना होगा कि उनके पिता का नाम क्या था, जानकी नाथ बोस। तो जानकी नाथ बोस के अगर वो बेटे थे, और यहाँ पर भी लिखा है शरत चंद्र बोस के बारे में कि ये भी जानकी नाथ बोस के बेटे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों क्या हुए, भाई हुए, है ना। और वैसे भी आपको पता भी होगा, रटवाने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। इनका जन्म कब हुआ था, 6 सितंबर 6 सितंबर 1889 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में। और ये कोलकाता वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। तो जब हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, 20 फरवरी 1950 को इनकी मृत्यु हुई थी। हमारे भारत के ये महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे, और सुभाष चंद्र बोस के ये भाई थे। शरत चंद्र बोस कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य भी रहे थे। बंगाल विधानसभा में कांग्रेस संसदीय पार्टी के नेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। और ये सुभाष चंद्र बोस के क्या थे, बड़े भाई थे, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस के। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए। इनका अगर हम बात करें शुरुआती दौर की, तो जन्म तो इनका कोलकाता में हुआ था, लेकिन हम जब सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कटक। वो कहाँ पर पड़ता है, तो वो अभी वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो उड़ीसा में है। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप जान लीजिएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताइएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से थे, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में मैं आपसे पूछ लेता हूं पहले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई,
अगर आपने लिखा होगा बी ऑप्शन तो फिर आपने सही जवाब दिया है। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ए ओ हयूम के नेतृत्व में। जब ए ओ हयूम की मृत्यु 1912 में हुई थी, 1912 में ए ओ हयूम की मृत्यु के बाद ए ओ हयूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया था। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कहां पे हुई थी स्थापना, बॉम्बे में। वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, मुंबई कह देंगे। तो जहां पे स्थापना हुई वहां पे लोग इकट्ठे भी तो हुए होंगे, तो जाहिर सी बात है हुए थे। तो बॉम्बे में इनका पहला अधिवेशन हुआ, और पहले अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, है ना। फिर करते करते इसमें दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ, जिसे वर्तमान की दृष्टि से कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तो अगला अधिवेशन 1886 में कहाँ पे हुआ, कोलकाता में, और इसमें अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उससे अगला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, मद्रास में, अगले साल 1887 की बात है। इसमें पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो पहले नहीं हुआ था। इसमें पहली बार कोई मुस्लिम अध्यक्ष बना, नाम क्या था उनका, बदरुद्दीन तैयब। तो बदरुद्दीन तैयब एक पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने अध्यक्षता की इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी अधिवेशन की। उसके बाद अगला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, और इलाहाबाद में कब हुआ, अगले साल 1888 में। इसमें भी कुछ खास ये हुआ था कि इसमें पहली बार कोई अंग्रेज अध्यक्ष बना था। क्या नाम था उसका, जॉर्ज यूल। तो पहला अधिवेशन यहाँ पे, दूसरा अधिवेशन यहाँ, तीसरा यहाँ, और चौथा यहाँ। तो सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखेंगे आप। ये पहला इधर चले गए, दूसरा, फिर नीचे तीसरा, और ये ऐसे चार। तो ये चारों में से आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। लेकिन अब हम बात करेंगे इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत ही फेमस रहे किरदार ए ओ हसन फारूक की। ए ओ हसन फारूक, जिनकी आज क्या है, जयंती है। अब जैसे बात करें इनका जन्म कब हुआ था, 6 सितंबर 1937 को जन्म हुआ था हसन फारूक का, और मृत्यु कब हुई थी, 26 जनवरी 2012 को। 26 जनवरी 2012 को फारूक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब जैसे बात करें कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये कद्दावर नेताओं में से माने जाते थे। और इनकी एक पार्टी और भी रही थी जिससे ये जुड़े, जिसे हम कहते हैं द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम, है ना। तो उस पार्टी से भी जुड़े रहे थे। राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, केरल के राज्यपाल भी रहे, और उससे पहले ये झारखंड के राज्यपाल रहे थे। झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले अगर बात करें तो ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो 3 बार भारतीय राज्य पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया, जब वो पुडुचेरी राज्य हुआ करता था। लेकिन अब पुडुचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता ही होगा। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी आप जान लीजिएगा। चलो अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बारे में, क्या नाम है इनका। बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है ये आपके वनडे एग्जाम के लिए। अलाउद्दीन खान इनका नाम था, बाबा अलाउद्दीन खान या फिर उस्ताद अलाउद्दीन खान इनको बोला जाता है। आप ये बताइएगा कि ये कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे, किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे ये, जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने लिखा होगा ना बी ऑप्शन सरोद, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। हमारे भारत के प्रसिद्ध ये क्या थे, सरोद वादक थे। सरोद एक वाद्य यंत्र का नाम होता है। शायद इसमें फोटो भी होगी, मैं आपको दिखा देता हूं। रुकिए जरा, पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 1881 में इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1972 में, आज ही के दिन हुई थी। 6 सितंबर 1972 को इनकी मृत्यु हुई।
जब हम बात करें इनका जन्म वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए, वो क्षेत्र कहां पर पड़ता है, बांग्लादेश में है। लेकिन ये हमारे भारत के प्रसिद्ध, आप कह सकते हैं, वादकों में से एक रहे। भारतीय संगीत के सबसे बड़े घरानों में से एक घराना माना जाता है, जिसे हम कहते हैं मेहर घराना। उस मेहर घराने की नींव रखी थी इन्होंने। मेहर घराने की नींव रखने वाले कौन थे, तो यही थे अलाउद्दीन खान। ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, नाम सही लिख देते हैं अच्छे से, है ना। अलाउद्दीन खान। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। इनके पिता का नाम हुसैन खान था। इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था इनको। 1958 में इनको भारत सरकार के द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और बाद में ऐसा महसूस किया गया कि ये कुछ और अच्छा डिजर्व करते हैं, इस वजह से इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार आपसे पूछा जा सकता है संगीत और उनके वाद्य यंत्रों से संबंधित। तो 1971 में इनको पद्म विभूषण मिला था, जो कि हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसी बीच अगर बात करें, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1952 की बात है, वो शुरुआती समय की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बजा रहे हैं सरोद। तो सरोद ऐसा है, इनके हाथों में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो थोड़ा सा आप इनके बारे में जान लीजिए। अब हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंडीगढ़ में बम विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने? जल्दी से आपको बताना है। अगर लिखा होगा आपने हरचरण सिंह बराड़, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका क्या नाम है? हरचरण सिंह बराड़ इनका नाम है। और आज इनकी क्या है? पुण्यतिथि है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 21 जनवरी 1919 को हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? भारतीय पंजाब एक जगह पड़ती है सराय नागा नाम से, वहीं पर इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, 6 सितंबर 2009 को। कहाँ पर हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी। और जैसे बात करें, इनको पंजाब के सीएम के रूप में कब कार्यभार सौंपा गया? पंजाब के सीएम ये कब बने थे? तो बात है ये 1995 की। 31 अगस्त 1995 से लेकर 21 नवंबर 1996 तक ये पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। जब बात करें, उससे पहले ये हरियाणा के राज्यपाल रहे थे और फिर उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। उड़ीसा, जिसे वर्तमान में हम ओडिशा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको बेअंत सिंह के बारे में बताया था थोड़े ही दिन पहले। तो बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी खालिस्तानी तत्वों के द्वारा। और जब उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद में पंजाब के सीएम बने थे हरचरण सिंह बराड़, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। थोड़ा सा आप इनके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर लीजिएगा। और जब हम बात कर रहे होते हैं इस पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य के कई अलग अलग क्या रहे थे। जब हम बात करते हैं पंजाब, पंजाब से ही आपको पता है हरियाणा राज्य बना था 1966 1 नवंबर को, है ना। अब जब बात करते हैं आजादी की, यानी कि 1947 की, है ना, तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय पंजाब क्षेत्र का सीएम किसे बनाया गया? तो आप बता सकते हैं। तो नाम आता है गोपी चंद भार्गव का, पंजाब के पहले सीएम। और आप क्या लिखेंगे? आजादी के जस्ट बाद, आजादी के जस्ट बाद की बात है ये, जब इनको सीएम बनाया गया वहां का। उसके बाद भीमसेन सच्चर बने थे।
करते करते एक समय ऐसा आया जब हरियाणा एक अलग राज्य बना दिया गया 1966 में। और जब हरियाणा राज्य बना उसके बाद में जस्ट पहले सीएम कौन बने थे, तो नाम आता है गुरमुख सिंह मुसाफिर। तो आप लिख सकते हैं पंजाब के पहले सीएम आफ्टर हरियाणा डिवाइडेशन, है ना, या फिर आप कह सकते हैं आफ्टर पंजाब डिवाइडेशन बोलेंगे ना, इनटू टू स्टेट्स पंजाब एंड हरियाणा आफ्टर डिवाइडेड। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर गुरुनाम सिंह बने थे, और प्रकाश सिंह बादल भी तो आपको पता है शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे, जो कि 27 मार्च 1970 को बने थे और 71 तक रहे थे। उसके बाद में कई बार ये यहाँ के सीएम बने, 1977 से 1980 तक भी रहे। तो बाद में करते करते ये घटनाक्रम जो है वो आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो चलो अब हम बातें कवर कर लेते हैं इनके बारे में। इनका क्या नाम है? इनका नाम है इंदिरा राजे। इंदिरा राजे। वैसे इनका नाम क्या था? इनका नाम था इंदिरा देवी। और इनका जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1892 को इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु 6 सितंबर 1968 को हुई थी। और ये राजकुमारी थी। आपको बताना है ये कहाँ की राजकुमारी थी, यानी कि जहाँ के ये रहते होंगे इनके पापा, वहीं की तो होंगी। सयाजी गायकवाड़ का नाम आपने सुना होगा, और महारानी चिमनाबाई का नाम भी शायद आपने सुना होगा। उन दोनों की संतान थी ये इंदिरा राजे। क्या आप बता सकते हैं इंदिरा राजे कहाँ की राजकुमारी थी? अगर आपने लिखा होगा ना बड़ौदा, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। सयाजी गायकवाड़ बड़ौदा के राजा थे, और उनकी एक बेटी हुई जिनको हम बड़ौदा की राजकुमारी के नाम से जानते हैं, बड़ौदा। ठीक है ना। तो इनके पिताजी का नाम सयाजी गायकवाड़ था, माँ महारानी चिमनीबाई, वो पॉइंट भी आपको पता होगा। और इनकी शादी किसके साथ हुई थी? एक कूच विहार के राजकुमार हुआ करते थे जितेंद्र नारायण, उनके साथ इनकी शादी हुई थी। तो थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लीजिए इनके बारे में। आज इनकी भी पुण्यतिथि है। और महारानी गायत्री देवी का नाम सुना होगा ना आपने, वो इनकी बेटी थी। चलो जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। नाम है इनका धन सिंह थापा। धन सिंह थापा के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इनका जन्म 10 अप्रैल 1928 को कहाँ पे हुआ था? शिमला में हुआ था। और ये शिमला हमें पता ही है हिमाचल प्रदेश में है। इनकी अगर बात करें मृत्यु कब हुई थी? 6 सितंबर 2005 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये हमारी भारतीय सेना में थे। कौन सी सेना में थे? ये थल सेना में थे। ठीक है। और इनका सेवा काल कब से कब तक रहा? 1949 से लेकर 1975 तक इन्होंने भारतीय सेना में सेवाएं दी। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उस समय इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1962 में। और भारतीय, आप कह सकते हैं ये भारतीय सैनिक थे नेपाली मूल के। इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, परमवीर चक्र। ठीक है ना। और ये सम्मान इनको कब मिला था? तो ये सम्मान उनको उसी साल मिला था जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक, 1962 की बात है। ठीक है ना। थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए असाधारण बहादुरी, वीरता या बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अगर लिखा होगा आपने परमवीर चक्र, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनको भी क्या मिला था? परमवीर चक्र ही तो मिला था, जो कि आप कह सकते हैं सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अब जैसे दो टाइप के पुरस्कार होते हैं, एक तो होते हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, एक होता है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, है ना। तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, उनकी संख्या भी 3 है, और पीस टाइम
जो होते हैं उनकी संख्या भी 3 है। जब बात करें वॉर टाइम में सर्वोच्च कौन सा माना जाता है, तो परमवीर चक्र सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अगर कोई युद्ध में महत्वपूर्ण कार्य करे और असाधारण आप कह सकते हैं वीरता का प्रदर्शन करें। परमवीर चक्र के बाद में दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है महावीर चक्र, और फिर आपका आता है वीर चक्र। तो ये 3 जो हैं वो सम्मान माने जाते हैं। पीस टाइम का मतलब ये है कि युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं है, युद्ध भूमि से बाहर कहीं कोई बेहतरीन बहादुरी का काम करके दिखाए और वो वीर गति को प्राप्त हो जाए, या फिर कुछ ऐसा बहुत बहादुरी का काम वो करे, शहीद ना हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो ना हो, है ना, लेकिन उनको फिर क्या दिया जाता है, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। इसमें सर्वोच्च सम्मान कौन सा माना जाता है, तो नाम माना जाता है अशोक चक्र का, अशोक चक्र। उसके बाद में किसका नाम आता है, शौर्य चक्र। अब जैसे बात करें तीसरे नंबर का सम्मान कौन सा होता है, आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अशोक चक्र, शौर्य चक्र। थोड़ी दिन पहले आपको पता है शौर्य चक्र मिला भी था, किसको मिला था ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम किसके बारे में बातें कवर कर रहे थे, धन सिंह थापा के बारे में बातें कवर कर रहे थे। आपको इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। बता दिया क्या कमेंट में, नहीं बताया, चलो बता देते हैं फिर। कीर्ति चक्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। कीर्ति सॉरी सॉरी कीर्ति चक्र जो है वो सेकंड आता है, और शौर्य चक्र वो है थर्ड, और ये है फर्स्ट। तो पहले नंबर पे अशोक चक्र, उसके बाद में कीर्ति चक्र, और थर्ड टाइम जो है थर्ड नंबर का जो है उसे हम कहते हैं शौर्य चक्र। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, सॉरी फॉर मिस्टेक। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो, जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मोज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक एटसेट्रा। बशर्ते आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24, तो आप सर्च कर लीजिए। अगर सर्च ना भी करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी लिंक मिल जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।